डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, होप यूर फाइन। मेरा नाम मोहम्मद सरमद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी सिग्निफिकेंट लिटरेरी पीरियड इन हिस्ट्री विच इज़ द रेनेसेंस पीरियड। तो ये पीरियड स्टार्ट होता है 1500 से 1600 तक ये जाता है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि इस एज को जो 1500 से 1600 की जो एज है, इसको हम एलिजाबेथियन एज या एलिजाबेथियन पीरियड भी कहते हैं और इसको हम एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं। रेनेसेंस या रेनेसा एक वर्ड है, इट इज़ अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स रिवाइवल या रीबर्थ। और इसमें हुआ क्या था कि रिवाइवल ऑफ लर्निंग हुई थी। The world was reborn in many ways. साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेंस में भी, एजुकेशन में भी, आर्ट में भी, ड्रामा में भी, लिटरेचर के साथ साथ आप देखो तो जितने भी डिफरेंट जॉनरास ऑफ नॉलेज आपको मिलते हैं, उसमें साइंसेस, नेचुरल साइंसेस, एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो गई थी। ये जो 16वीं सदी है, जो 1500 और 1600, ये जो एक 100-200 साल का जो टाइम पीरियड है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन हुई थी, नए नए इलाके डिस्कवर्स हो रहे थे। और दूसरा जो एक इंस्पिरेशन हमें मिलती है कि एजुकेशन में अगर आप देखें तो कैसे कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड और ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इंग्लैंड की, वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ करेंटली इन द वर्ल्ड, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़, इनकी बुनियादें भी हमें, इनकी रूट्स भी हमें इसी टाइम में मिलती हैं जाके। तो रेनेसेंस जो है बेसिकली इट मीन्स रीबर्थ या रिवाइवल, रिवाइवल ऑफ नॉलेज, रिवाइवल ऑफ लर्निंग, रिवाइवल ऑफ एजुकेशन, रिवाइवल ऑफ साइंटिफिक इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इस सारी चीज़ों का एक तरह से रिवाइवल हुआ है। तो द वर्ल्ड वॉज रिबॉर्न इन मैनी वेज। इसके अलावा हम देखते हैं कि इंग्लैंड जो है वो वास्ट एरियाज को, मतलब कि उसकी जो इंग्लैंड के जो लैंड है, उसमें काफ़ी ज़्यादा वसअत देखने को मिलती है कि दे वर कनकरिंग और दे वर एक्सप्लोरिंग न्यू लैंड्स, दे वर मेकिंग देयर कॉलोनीज। अफ्रीका आप देख लो, इधर इंडियन जो यूनाइटेड इंडिया था उस वक्त, सब कॉन्टिनेंट, यहाँ तक जो है वो बरतानिया की जो हुकूमत थी वो फैल चुकी थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि काफ़ी ऐसे नए सब्जेक्ट्स थे साइंसेस में, नेचुरल साइंसेस में, जिनका आप देखो जिनकी रूट्स हमें इसी एज में मिलती हैं। इसके अलावा एक जो बहुत बड़ा इंसिडेंट था वो था फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको कुस्तुनतिया कहते हैं। सुल्तान महमद जो था, एक तुर्क सुल्तान था ऑटोमन एम्पायर में, जिसने 1453 में रोमन एम्पायर को यहाँ से फतह किया और उनका जो कैपिटल था कुस्तुनतुनिया, जिसको इंग्लिश में कॉन्स्टेंटिनोपल कहते हैं, मौजूदा इस्तांबुल, तो 1453 में उसने उसको जो है वो कैप्चर कर लिया। और इसके अलावा एक और जो इंस्पिरेशन हमें मिलती है वो ये है कि हेनरी द एट्थ यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट एक फिगर है। ही वॉज द किंग ऑफ इंग्लैंड एट दैट टाइम इन द 16th सेंचुरी। हेनरी द एट्थ जो है उसके दो चीज़ों की वजह से बड़ा मशहूर है। एक ये कि उसका जो चर्च के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, बिकॉज ही वांटेड टू मैरी अगेन, और चर्च जो है कैथोलिक चर्च था उस वक्त इंग्लैंड में, वो उसको अलाउ नहीं कर रहा था। तो उसका एक जो उसने उस पर प्रोटेस्ट किया और उनके अगेंस्ट हो गया, एक रिवॉल्ट किया। तो उसी से आगे प्रोटेस्टेंट्स की जो तहरीक है वो खड़ी हुई। तो एक तो हेनरी द एट्थ इस चीज़ की वजह से बड़ा मशहूर है। दूसरा, हेनरी द एट्थ जो है वो इसलिए फेमस है कि ही इनवाइटेड ग्रीक स्कॉलर्स, और उन्होंने आके यहाँ पर आके अपना नॉलेज स्प्रेड किया। ग्रीक स्कॉलर्स और इटालियन स्कॉलर्स जब यहाँ पर आए इंग्लैंड में, एंड दे स्टार्टेड प्रीचिंग फिलोसफी, दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट ह्यूमनिज्म, दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट साइंसेज, नेचुरल साइंसेज, बिहेवियरल साइंसेज, अप्लाइड साइंसेज। तो उसकी वजह से एक लोगों के अंदर जो लर्निंग का और लोगों के अंदर जो एक ह्यूमनिज्म का जो कॉन्सेप्ट आया, वो भी एक बहुत बड़ी वजह बनी इस रेनेसेंस की, जिसको हम उर्दू में नशातुस्सानिया कहते हैं। इसके अलावा इसी एज में मैंने आपको बताया एक्सप्लोरर्स थे, वास्को डगामा, कोलंबस, ये वो एक्सप्लोरर्स थे जो इसी एज में जो है यूरोप से निकले थे। और कोलंबस निकल के उसने जो आज मौजूदा दौर में जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जो कॉन्टिनेंट है अमेरिका,
या अमेरिकाज जिसको हम कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, उसको डिस्कवर किया। जबकि वास्को ड गामा जो है वो भी इसी तरीके से एक्सप्लोर करते करते न्यू लैंड्स की तरफ इसी एज में चल पड़ा। उसके बाद एक बंदा हमें मिलता है जिसने असल में ये तहरीक स्टार्ट की थी प्रोटेस्टेंट्स की। उसका नाम है मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर जो था, ही स्टार्टेड अ मूवमेंट कॉल्ड रिफॉर्मेशन, और मैनी पीपल दे ट्राइड टू रिफॉर्म द चर्च ड्यूरिंग द 1500s। अच्छा, जब पीपल जो थे लूथर्स राइटिंग, मार्टिन लूथर की जो किताबें थी उनको जलाने का हुक्म दिया पोप ने। पोप था उस वक्त लियो द 10th। उसने कहा जी ये मार्टिन लूथर की किताबों को जो है या इसकी जो राइटिंग्स हैं इसको जला दिया जाए। बहुत से लोग ऐसे थे जो मार्टिन लूथर के साथ खड़े हो गए और रोमन कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट आ गए, और वो जो थे प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई ये नहीं होना चाहिए। इन्हीं लोगों को बाद में जाके प्रोटेस्टेंट्स कहा जाता है। तो ये थे क्रिश्चियंस ही, लेकिन इनको प्रोटेस्टेंट्स कहते हैं। एक नया फिरका जो है वो बन गया। एक कैथोलिक्स थे, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्टेंट्स आ गए बिकॉज दे वर प्रोटेस्टिंग द प्रैक्टिसेस ऑफ द कैथोलिक फेथ। वो कहते थे कि ये बहुत रिजिड हैं और बहुत ज़्यादा कह लो आप सख्त हैं, इनमें बहुत ज़्यादा रिजिडिटी है, सख्ती है, इनकी प्रैक्टिसेस में बहुत शिद्दत है। तो ये प्रोटेस्टेंट्स जो थे ये थोड़े से ह्यूमनिस्टिक थे, थोड़े से लिबरल थे, और इस सेंस में ये लोग कैथोलिक्स के अगेंस्ट हो गए। फिर हम देखते हैं कि रेनेसेंस में जितने भी प्रोटेस्टेंट्स हैं उन सब में एक चीज़ कॉमन थी कि दे रिफ्यूज टू फॉलो द पोप। पोप जो है वो एक सेंट्रल फिगर था, एक सेंट्रल कैरेक्टर था उस वक्त चर्च का, और जो उसने कह दिया वही जो है हरफ आखिर हो जाता है। इससे पहले अगर हम देखते हैं ड्यूरिंग द डार्क एजेस, या आप देखते हो जो मिडीवल पीरियड है उसमें जो सलीबी जंगें लड़ी गई, जो क्रूसेड्स हैं, उसमें भी आप देखते हो कि पोप वॉज द सेंट्रल फिगर। पोप जो है उसके नाम पे बहुत से सलीबी दस्ते जाते थे, और उन्होंने यरूशलेम की जो बैतुल मक़दस और फ़लस्तीन, जो मौजूदा फ़लस्तीन है, उसको फ़तह किया उन्होंने, और कत्ल गारत की, मुसलमानों पे जुल्म किया, जिसको बाद में सलाहुद्दीन अयूबी ने जाके ख़त्म किया। 90 साल के ऑक्यूपेशन के बाद सलाहुद्दीन अयूबी ही रीगेन्ड द पावर इन यरूशलेम, और उसने बैतुल मक़दस को आज़ाद किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रेनेसेंस जो है इसमें जितने भी प्रोटेस्टेंट्स हैं वो सारे पोप के अगेंस्ट हैं, मतलब 1500s की जो इस पूरी एज के दौरान। और जितने भी मार्टिन लूथर के पे उसको फॉलो करने वाले हैं वो भी प्रोटेस्टेंट ग्रुप ही है। तो उन्होंने मार्टिन लूथर की जो तालीमात हैं उसको कम्प्लीटली होल हार्टेडली उसको फॉलो किया। प्रोटेस्टेंट मूवमेंट जो है वो वेस्टर्न यूरोप को उन्होंने डिवाइड कर दिया, क्रिश्चियंस को, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में। उसके बाद हम देखते हैं हेनरी द 8th जो है उसने पोप के साथ जो है कनेक्शन तोड़ दिया। इसी दौरान जो है वो इटली में हम देखते हैं कि कुछ अर्सा पहले ही 14th सेंचुरी में एक बहुत बड़ा नाम डांटे का था। दांते ने डिवाइन कॉमेडी लिखी, तो वहाँ पे ऑलरेडी जो है इटली में रेनेसेंस आ चुका था यूरोप के अंदर। लेकिन इंग्लैंड में जो है वो उसकी जो आप कह लो कि जो उसकी ऑफ शूट है वो इंग्लैंड में थी। और हेनरी द 8th में इसमें इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि इसने स्कॉलर्स को यहाँ पे इनवाइट किया जिन्होंने उसी जो है आप कह लो कि नॉलेज को प्रीच किया, यहाँ पे प्रोपेगेट किया। उसके बाद हमारे सामने एक और चीज़ मिलती है कि ट्रेडिशन जो है इंग्लैंड से आगे वो एक मतलब क्या आप कह लो कि द ट्रेडिशन ऑफ इंग्लैंड चेंज इनटू न्यू स्पिरिट ऑफ लिबर्टी लाइक ग्रीक्स। तो ग्रीक नॉलेज जब यहाँ पर आया तो लोगों का एक सोचने की उनकी परसेप्शन ही बदल गई। जब उन्होंने ग्रीक्स को यहाँ पर ट्रांसलेटेड वर्जन में पढ़ा या ग्रीक लैंग्वेज सीखना स्टार्ट की और ग्रीक्स को पढ़ा, फिलोसफर्स को पढ़ा, बड़े बड़े एरिस्टोटल को पढ़ा, प्लेटो को पढ़ा, सोक्रेटिस को पढ़ा, इस तरीके से बड़े बड़े साइंटिस्ट जो थे, डेमोक्राइटस था, हेराक्लाइटस था, अर्शमिडीज था, उनको पढ़ा, तो लोगों का सोचने का जो है वो नज़रिया जो है वो बदल गया। थॉमस मोर, जिसको सर थॉमस मोर भी कहते हैं, उन्होंने एक किताब लिखी 1516 में यूटोपिया के नाम से, और इसमें बहुत ज़्यादा ग्रीक का इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। ही वॉज द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू राइट अबाउट इंडिविजुअलिज्म। तो इंडिविजुअलिज्म यहाँ पर है कि एक जिस तरीके से एक फिलोसफर था इसी एज में रने डेकार्ट, जिसने कहा था आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो प्रीवियसली क्लासिकल एज में क्या था, गॉड वॉज द सेंटर, और यहाँ पे ह्यूमनिज्म की तरफ ह्यूमन बिकेम द सेंटर ऑफ अटेंशन। मतलब कि पहले ये था कि जितने भी लोग
चाहे इल्हामी मज़ाहिब वाले हों, मोनोथीस्ट हों, एक खुदा को मानने वाले हों, या पॉलीथीस्ट हों या पेगन्स हों, वो किसी न किसी डाइटी पे बिलीव करते थे। लेकिन विद द एडवेंट ऑफ रेने डिकार्ड्स दिस फेमस कोट और फेमस फ्रेज आई थिंक देयरफॉर आई एम, इस आई की एज अ सब्जेक्ट जब आप आई यूज़ करते हो तो इसकी वजह से इनफराद जो अफराद हैं उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मतलब इनफरादियत का जो एलिमेंट है वो हमें इसमें ह्यूमनिज्म में देखने में मिलता है, और जो एक रेनेसेंस का एक बहुत बड़ा एक फीचर है, बहुत बड़ा एक कारनामा है। तो थॉमस मोर की जो किताब है यूटोपिया, उसमें आपको ये इन चीज़ों की झलक दिखाई देती है। फिर मोरालिटी को पर्सोनिफाई किया गया, मिरेकल प्लेस जो हैं वो चेंज हो गए, इंडिविजुअल प्लेस हो गए, उनके यूनिक कैरेक्टर्स थे। इसमें हम जाकर डिटेल में देखेंगे। इस एज को एज ऑफ ड्रामा भी कहते हैं, एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं। ड्रामा जो है वो अपने इंग्लैंड में अपने पीक पर पहुंच चुका था। ठीक है। उसके बाद इसी एज में कुछ यूनिवर्सिटी विट्स, जिनको हम कहते हैं, कुछ ऐसे शायर थे जो ग्रेजुएट्स थे कैम्ब्रिज के और ऑक्सफोर्ड के। तो उसमें कुछ जो प्रोमिनेंट नेम्स हैं हमारे सामने, वो क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, थॉमस लॉज और जॉर्ज पील के बारे में भी कहा जाता है, और कुछ लोग थॉमस किड के बारे में भी कहते हैं कि जो जॉन लिली के बाद आया था। ये सारे यूनिवर्सिटी विट्स थे। तो यूनिवर्सिटी विट्स बेसिकली दे वर द स्टूडेंट्स ऑफ कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और दे वर ग्रेट पोइट्स, दे वर ग्रेट ड्रामाटिस्ट। इनका जो काम है वो वर्थ रीडिंग है, ब्लैंक वर्स में लिखते थे, और इनकी मतलब कि एक तरह से आप कह लो कि दे गेव द थिएटर इट्स कैरेक्टरिस्टिक वॉइस फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स। इन्होंने थिएटर की बुनियाद रखी, इन्होंने थिएटर के ऊपर, ड्रामा के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। एलिजाबेथियन थिएटर जो है उसमें हमें सबसे पहले नाम मिलता है जॉन लिली का। जॉन लिली, ही वाज बोर्न इन 1554 एंड ही डाइड इन 1606। मतलब 16th सेंचुरी का, इसी एज का है। और इसने एक नॉवल भी लिखा यूफियस के नाम से। फिर कंपास इसका एक वर्क है, सेफो एंड फाओ, एंडीम्योन, मिदास, और इस तरीके से द वुमेन इन द मून, ये सारे इसके जो हैं वो नोटेबल काम हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जॉर्ज पील। जॉर्ज पील जो है, ही वाज बोर्न इन 1557 एंड ही डाइड इन 1597। इसके जो मेजर वर्क्स हैं उसमें हमें मिलता है अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, उसके अलावा डेविड एंड बिथसेब 1595 में, और ओल्ड वाइफ्स टेल, ये इसका एक फेमस वर्क है 1584 में। तो इनकी हम डिटेल में सारों के नहीं जाएंगे, हम जो फेमस हैं और जो रिनाउन हैं जिनकी हमें ज़रूरत है हम उसी पे जाएंगे। हर बंदे की डिटेल जो है वो इस वक्त इस स्टेज पे नेसेसरी नहीं है। उसके बाद हमारे पास थॉमस किड है। थॉमस किड वाज फेमस बिकॉज ऑफ हिज स्पेनिश ट्रेजेडी। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। स्पेनिश ट्रेजेडी जो है, इट वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ एलिजाबेथियन ड्रामा, एलिजाबेथियन थिएटर। इट एस्टैब्लिशेस जॉनरा ऑफ रिवेंज, tragedy, blood, and thunder. So many elements of the Spanish tragedy, such as play within a play, it was used to trap a murderer. जैसे एक माउस ट्रैप, एक शेक्सपियर का जो प्ले है हैमलेट, उसमें भी एक प्ले होता है जिसके अंदर एक प्ले मौजूद होता है। मतलब कि आप वो हम हैमलेट को डिटेल में तफसील से बात करेंगे। हैमलेट में क्या है कि जो हैमलेट का कैरेक्टर है वो अपने चाचा क्लॉडियस को उसका राज फाश करने के लिए, उसे रेड हैंडेड पकड़ने के लिए वो एक प्ले परफॉर्म करता है, और उसमें वो क्योंकि ही वांट्स टू एवेंज द डेथ ऑफ हिज फादर, तो वो सारे इंसिडेंट को वैसे रिपीट करता है कि कैसे मौत का वाकया हुआ होगा। तो उस सारे इंसिडेंट को वो रिपीट करता है, और क्लॉडियस जो है वो अल्टीमेटली पता चल जाता है और उसको यकीन आ जाता है कि ही इज द मर्डरर ऑफ हिज फादर। तो थॉमस किड का ये जो स्पेनिश ट्रेजेडी है, इसके अंदर द स्पेनिश ट्रेजेडी प्ले है, इसके अंदर भी प्ले विद इन अ प्ले हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रॉबर्ट ग्रीन का नाम हमारे सामने आता है जो इम्पोर्टेंट है। रॉबर्ट ग्रीन जो है उसका टाइम पीरियड 1560 से लेके 1592 तक है। रॉबर्ट ग्रीन ने अ लुकिंग ग्लास फॉर लंदन, उसके अलावा ऑरलैंडो फ्यूरियसो, इस तरह के ये काम लिखे हैं। उसके बाद बेन जॉनसन, ये भी एक बहुत फेमस है, 1572-73, ये 72 या 73 इसका जो है वो ईयर ऑफ बर्थ है। उसके बाद ही डाइड इन 1637। इसका जो फेमस काम है वो है द अल्केमिस्ट। ये अल्केमिस्ट वो नहीं है जो हम नॉवल पढ़ते हैं, ये अल्केमिस्ट इसका ड्रामा है। इसके अलावा इसने एवरी मैन इन हिज ह्यूमर ये लिखा है।
द साइलेंट वुमन लिखा है 1609 में। तो दीज आर फ्यू ऑफ द राइटर्स who are very prominent in the Elizabethan theatre during the Renaissance period in the 16th century. तो इसमें कुछ को हम इधर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे द अल्केमिस्ट है। अल्केमिस्ट एक कॉमेडी प्ले है, इसके 5 एक्ट्स हैं। इसमें बेन जॉनसन जो है वो इसने परफॉर्म भी किया। इसने लिखा 1610 में, इसको परफॉर्म किया गया और पब्लिश हुआ है ये 1612 में। इस प्ले में बताया गया है कि डिसेप्शन के बारे में बात की गई है, धोखे के बारे में बात की है कि एक शख्स है जो लंदन में घर को छोड़ के जाता है और एक मुलाजिम के हवाले करके जाता है। तो जो बंदा है उसका नाम है लवविट और जो उसका मुलाजिम है उसका नाम है फेस। तो उसके बाद क्या होता है कि अल्केमिस्ट जो नेम सेटल एंड हिज कंपेनियन डॉल कॉमन, ये कुछ कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर। और इसमें ये चीज़ बताई गई है कि धोखा किस तरीके से दिया जाता है, क्योंकि कॉमेडी प्ले है। कॉमेडी प्ले में कोई ट्रेजेडी होती नहीं है, कोई दुख नहीं होता, हंसी है। इसमें एक लाफ्टर भी होता है, एक कॉमिक एलिमेंट मौजूद होता है। तो इसमें असल में धोखे को जो है वो सटायर किया गया है, धोखे को हाईलाइट किया गया है कि कैसे एक इंसान दूसरे इंसान को धोखा देता है। तो इसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, तो इसको हम जो है वो डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है और भी जो सबसे बड़ा जो नाम है वो है शेक्सपियर का। शेक्सपियर और मार्लो, ये 2 बड़े नाम हैं। क्रिस्टोफर मार्लो जो है वो भी एक यूनिवर्सिटी विट है। 1564 में पैदा हुआ, 1594 में इसकी डेथ हुई और बड़ी मिस्टीरियस तरीके से इसकी डेथ हुई है। ठीक है। डॉक्टर फॉस्टस इसका जो है सबसे मशहूर ज़माना, आप कह लो कि एमए इंग्लिश में भी पढ़ाया जाता है, बीएस इंग्लिश में भी पढ़ाया जाता है। डॉक्टर फॉस्टस एक ऐसे किरदार की कहानी है, एक ऐसे शख्स की कहानी है जो बहुत स्कॉलर है, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है और एक डिविनिटी का एक प्रोफेसर है और उसके पास डॉक्टरेट की डिग्री है। और अब वो जो है उसको समझ नहीं आ रही कि भी उसका जो नॉलेज है वो चाहता है कि उसके नॉलेज में और मज़ीद इजाफा हो। तो वो अपनी सोल जो है वो लूसीफर को, मतलब कि जो सैटन है उसको जो है वो सेल कर देता है और इस शर्त पे कि भाई मैं, अब वो अपने ब्लड से जो है एक एग्रीमेंट करके देता है कि भाई मैं जो चाहूँ मुझे मिले, मुझे इतने साल तक मौत ना आए। तो वो उसे एग्रीमेंट कर लेता है और बदले में अपनी सोल दे देता है। तो इस ट्रेजिडी में, डॉक्टर फॉस्टस में बहुत सी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। डॉक्टर फॉस्टस में हमें कॉमिक एलिमेंट भी मिलता है, लेकिन ये है ट्रेजिडी। डॉक्टर फॉस्टस में हमें ये भी मिलता है कि प्राइड जो है वो इंसान का जो है उसकी ही मौत का सबब बनता है, उसकी डैमनेस टू हेल, एक तरह से वो जहन्नुम का रास्ता है, जो गरूर है या इस तरह की चीज़ है। और इसके अलावा हमें ये भी देखने को मिलता है कि इसमें जो क्रिस्टोफर मार्लो का अपनी उसकी जो ज़ाती ज़िंदगी थी, उसने बहुत सी जगहों पे जो है ही वाज़ अगेंस्ट द क्रिश्चियनिटी। तो वो सिर्फ प्रोटेस्टेंट नहीं था, उस काफ़ी जगहों पे हमें कहीं-कहीं इसके कामों में ब्लास्फेमी का एलिमेंट भी नज़र आता है, क्योंकि ही हिमसेल्फ वाज़ एक्सपेल्ड फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। आई थिंक ही वाज़ एक्सपेल्ड बिकॉज़ ऑफ हिज पैम्फलेट। इसने पैम्फलेट लिखा था नेसेसिटी ऑफ एथिज्म के ऊपर। उसके अलावा जो है वो, या इसने लिखा था, सॉरी, पैम्फलेट जो है वो इट वाज़ दैट दैट वाज़ अ पोएट, वो था पीबी शैले था आई थिंक। बहरहाल इस पे भी काफ़ी ज़्यादा एक्यूजेशंस थी, एलिगेशंस थी कि इसने ब्लास्फेमी की है। और उसके अलावा इसके जो एक फेमस वर्क्स हैं उसमें ज्यू ऑफ माल्टा, ज्यू ऑफ माल्टा में एक स्टोरी है। इट्स अ स्टोरी अबाउट अ ज्यू पर्सन, ही वाज अ मर्चेंट एंड ही वांट्स टू बिकम द ग्रेटेस्ट मर्चेंट एवर। तो उसके बाद टम्बरलेन द वन, टम्बरलेन द टू, ये अमीर तैमूर की कहानी है, जो एक वक्त में बहुत बड़े बादशाह थे। और टम्बरलेन जो है वो, टम्बरलेन उसमें ही देयर इज अ पर्सन हु इज अ मिलिट्री कमांडर, हु इज a sultan, or you can say who is a ruler king, and he wants to be the greatest and bravest man। तो इसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं आपको बड़े स्ट्रॉन्ग मिलेंगे देखने में। उसके बाद हमारे पास जो है विलियम शेक्सपियर आ जाता है। विलियम शेक्सपियर जो है उसको हम इस क्लास में जो है बड़ा एक ब्रीफ डिस्कस करेंगे, इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। इसमें हम ज़्यादा तफसील में नहीं जाते, मैं आपको सिर्फ उसकी टाइमलाइन बता रहा हूँ। शेक्सपियर पे अलग से जो है वो हम बात करेंगे और शेक्सपियर के हर काम को जो है वो हक रखता है कि उसको टाइम दिया जाए। विलियम शेक्सपियर इज़ नो डाउट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्ले राइट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट,
ever existed in English literature. तो विलियम शेक्सपियर जो है वो 1564 में पैदा हुआ और 1616 में ही डाइड। इसका जो कुछ जो इसके रिनाउन, इसने ट्रेजेडीज भी लिखी, इसने हिस्ट्रीज भी लिखी, हिस्टोरिकल प्लेस भी हैं इसके, जैसे जूलियस सीजर और इसके अलावा हेनरी द फिफ्थ। ये इसके जो हैं वो हिस्टोरिकल प्लेस हैं। इसके अलावा इसने कॉमेडीज भी लिखी, जैसे द टेम्पेस्ट है, ऑल इज वेल इफ एंड इज वेल है। इस तरीके से इसका द मर्चेंट ऑफ वेनिस है। तो इसकी जो ट्रेजेडीज हैं वो भी बहुत मशहूर हैं। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हैं वो उसमें ओथेलो है, जो कि लिखा गया 1603 में। हैमलेट है, वो भी 1603 में पब्लिश हुआ। रोमियो एंड जूलियट ट्रेजेडी 1597 में। मैकबेथ 1623 में। इस तरीके से किंग लेयर 1606 में। शेक्सपियर जो है उसकी अपनी एक करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके अपने एक फीचर्स हैं। तो अभी हम क्योंकि इस पीरियड पे बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको एक सरसरी सा जायजा दे रहा हूँ कि कौन कौन से फेमस राइटर्स हैं इस वक्त के, कौन कौन से इम्पोर्टेंट नेम्स हैं। उसके बाद हमारे पास एक बड़ा फेमस पोइट आता है जिसका नाम है एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर रॉयल कोर्ट में क्वीन एलिजाबेथ के लिए इसने अपनी मशहूर एक एपिक पोएम लिखी, जो इनकम्प्लीट है, कंप्लीट ना हो सकी, लेकिन इसने द फेरी क्वीन लिखी। द फेरी क्वीन 1590 में पब्लिश हुई। ही डेडिकेटेड दिस पोएम टू क्वीन एलिजाबेथ। और इसके अलावा द शेफर्ड्स कैलेंडर, इसका एक बहुत फेमस वर्क है, 1579 में पब्लिश हुआ। तो फेरी क्वीन लिखते हुए जब ये पब्लिश हो रही थी तो इसके कुछ ही कैंटोज हमें मिलते हैं, बाकी ये ड्यूरिंग द पब्लिशिंग और राइटिंग प्रोसेस स्पेंसर डाइड। फिर हमें यहाँ पे और फिलिप सिडनी है, जिसको सर का टाइटल दिया जाता है, सर फिलिप सिडनी। फिलिप सिडनी एज अ पोएट और के अलावा प्रोज राइटर भी थे। उन्होंने स्टीफन गॉसम जो था उसने इल्ज़ाम लगाए पोइट्स के बारे में, और पोइट्स पे एक्यूज किया कि पोइट्स की कोई यूटिलिटी नहीं है सोसाइटी में। ठीक वैसी जैसे प्लेटो ने भी एतराज़ किया होमर पे और बाकी पोइट्स के ऊपर ग्रीस में। तो इसी तरीके से स्टीफन के जो इल्ज़ामात थे उसका जवाब दिया फिलिप सिडनी ने। एक इनकी जो पब्लिकेशन है बड़ी फेमस, उसका नाम है एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री, जिसमें फिलिप सिडनी ने कहा कि द पर्पस ऑफ लिटरेचर इज टू टीच एंड टू डिलाइट, टू गिव यू एंटरटेनमेंट। तो एपोलॉजी फॉर पोएट्री 1595 में पब्लिश हुआ। उसके बाद द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स अर्केडिया, ये भी इन्होंने 1593 में लिखा। तो ये कुछ हमारे पास जो है वो इम्पोर्टेंट राइटर्स थे, कुछ इम्पोर्टेंट ड्रामाटिस्ट थे जो उस वक्त काम कर रहे थे। उस वक्त का जो रेनेसेंस की जो एज है, जो 16th सेंचुरी इंग्लैंड है, 1500s का सारा टाइम पीरियड, इसको हम एज ऑफ ड्रामा कहते हैं। इस पे हम मजीद शेक्सपियर पे अलग से बात करेंगे, क्रिस्टोफर मार्लो पे अलग से बात करेंगे, इनके वर्क्स को हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग आ सके इस टाइम पीरियड की। इस दौरान जो क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट उसका दौर था, जिसको कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ एलिजाबेथ। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच।